26 जनवरी की इस मुबारक खुशनुमा सुबह आप सबको मेरा नमस्कार। रिकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी डायरेक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स, आप सब जानते हैं आज ही के दिन हमारे संविधान को देश को समर्पित किया गया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन संविधान को फाइनलाइज करके राष्ट्रपति को सौंपा था और तब से ही देश उस संविधान पे चल रहा। हमारे देश के सेनानियों ने, हमारे आज़ादी के सिपाहियों ने जो बलिदान दिए थे, उनकी एक तरह से कहा जाए तो पूर्णाहुति आज ही के दिन हुई थी, जब देश 47 में आज़ाद हुआ, 50 में गणतंत्र बना और गणतंत्र बनने के बाद एक सार्वभौम सत्ता संपन्न राज्य के रूप में विकास की ओर बढ़ा। आज वैसे तो दिन बड़ा खुशनुमा है, मगर लगता है कि सुबह की थोड़ी ठंड इस बार कुछ नागपुर में ज़्यादा है, तो इस कारण बहुत सी कुर्सियां खाली। ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो अच्छा हुआ कि अभी सीवीओ साहब आ गए हैं, जैसे सीवीओ भी आई हैं, तो कुछ तो बढ़ोतरी हुई। मैं समझता हूँ कि हम सब अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा एक जो हमारा बड़ा परिवार है उसके कार्यक्रमों में आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो भी कार्यक्रम, क्योंकि जितनी कुर्सियाँ इधर भरी हैं, अगर उतनी ही अर्धांगिनियाँ इधर बैठी हों और बच्चे भी साथ में बैठे हों, तो मैं समझता हूँ कि वो एक उत्सव हो जाता है। जिस भी कार्यक्रम को, जिस भी कार्य को आप सपरिवार करते हैं, वो आपके जीवन में एक उत्सव है। तो ये जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, ये हमें उत्सव के तौर पे मनाने चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी इस मंच से मुझे आज तक मौके मिले हैं, मैंने आप लोगों से हमेशा अपने दिल की बात की है। और चूँकि बाकी शायद समय में हर एक अपने अधिकारी कर्मचारी से मैं शायद उतना क्लोज इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक मेरा सामूहिक इंटरेक्शन है, ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें कि हम लोग अपनी बात आपके सामने रखें और मैनेजमेंट की जो भी दशा दिशा है उसके बारे में आपको बिना किसी मध्यस्थ के सीधी बात आप तक पहुंचे। पिछला वर्ष विशेष तौर पे जो 13-14 का वित्तीय वर्ष था, हमारे लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन का वर्ष कहा जा सकता है। हमने करीब 20% की दर से पिछले 2 सालों में बढ़ोतरी की है, मगर उसके जो रिज़ल्ट हैं, 12-13 के रिज़ल्ट हैं, वो आपको 13-14 में देखने को मिले हैं। और उसके परिणाम स्वरूप हम ये सोच सके कि हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के जो भी भत्ते, पर्क्स, अलाउंसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स जो एक कंपनी दे पाना अफोर्ड नहीं कर पाई थी, वो कम से कम अब उसके बारे में सोचने का सही वक्त आ गया। और जब से ही पिछले वर्ष के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे, हम लोग इस दिशा में काम करने लगे थे। ये सौभाग्य है, संतोष है कि जस्ट अभी हफ्ता 10 दिन पहले हमने ये प्रक्रिया पूरी की। आप सब जानते हैं कि जब हमने बोर्ड से
अप्रूवल ली, ख़ास तौर पे कर्मचारियों के फ्रिंज बेनिफिट्स को लेकर, तो हमने अपनी तरफ से ये सोचा था कि हम जो एग्जिस्टिंग भत्ते हैं उसे हम दुगना कर दें और जो भी उसके अलावा भी कुछ नए भत्ते जोड़ें, जिससे कि ये एग्जिस्टिंग जो भी जिस भी कर्मचारी को मिलता था उससे करीब करीब 3 गुने का उसमें फ़र्क था। परंतु मुझे पता चला कि विशेष तौर पे हमारा कर्मचारी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। मुझे भी उनकी बात जायज़ लगी और बातचीत हुई। हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बातचीत की, बातों को बहुत आगे बढ़ाया और मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अपनी तीनों यूनियंस के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से मैनेजमेंट के साथ सहयोग कर असलियत ग्राउंड सिचुएशन को समझकर जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था, मैं समझता हूँ कि शायद MECL के इतिहास में ये आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सेटलमेंट कराया है, जो कि न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी कर्मचारियों के जो आगे के सेटलमेंट होने वाले हैं उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहेगा। और इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मंथ जनवरी माह की तनख्वाह के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के जो भी बोर्ड से दिए गए अभी तक जो अप्रूवल्स मिल चुकी हैं वो डिसबर्स कर दी जाएगी और जो सेटलमेंट अभी यूनियंस के साथ हुआ है ये हम 2 फरवरी को मैंने स्पेशल तौर पे HR कमेटी की मीटिंग आहूत की है यहीं नागपुर में और 10 तारीख को हमने बोर्ड की मीटिंग आहूत की है। 10 फरवरी को भगवान ने चाहा तो जिस प्रकार से आप लोगों ने जो सेटलमेंट चाहा है वो अप्रूव होगा और फरवरी के माह से रिवाइज्ड फ्रिंज बेनिफिट्स भी लागू हो जाएंगे। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये करने में कामयाब होंगे। जहाँ तक 13-14 का प्रश्न है जिसके फलस्वरूप ये सब संभव हो पा रहा है, रेटिंग एक्सीलेंट है 1.15, जो कि MECL के इतिहास में 42 वर्षों में ये आज तक की सबसे अच्छी रेटिंग है। एक्सीलेंट तो हम पहले भी कई बार आए हैं मगर जहाँ तक रेटिंग का मापदंड है वो 1.15 बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में प्रयास तो मेरा पूरा ये था कि मैं इस बार पूरे 1 के आंकड़े को टच कर पाऊँ। करीब 2 महीने का समय बाकी है। अगर हम लोग मेहनत कर सके, कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से रेटिंग नीचे जा सकती है, मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि पूरी जी जान से जो भी आदमी जो भी कार्य करता है पूरी जी जान से कार्य करे, जिससे कि जो हमारा 14-15 का वर्ष है इसमें हमारी एक्सीलेंट रेटिंग तो आए ही, परंतु 1 के आंकड़े को छू कर आए तो वो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और MECL की मेहनत की देश में उससे एक पहचान होगी। चूंकि मैं आपसे अब इस वर्ष की कुछ बातें कर रहा हूं तो ये ज़रूरी है कि मैं इस वक्त की समस्याओं की और ख़ास तौर पे जो हम पीछे छूट रहे हैं, कारण कई हो सकते हैं, मगर एक जनरल बातचीत के तौर पे मैं कहूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि कहीं हम में एक संतुष्टि का भाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ
कॉम्प्लिसेंसी ये नहीं आना चाहिए कि अब तो बहुत हो कर लिया। नहीं, देखिए हमारी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम जो आज करते हैं कल पाते हैं, कल नहीं करेंगे तो परसों वो नहीं मिलेगा। आप सब इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं, आपने उस समय को भुगता हुआ है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम, जहाँ तक जनवरी माह का प्रश्न है, मुझे बड़ा खेद के साथ मैं कहता हूँ कि हम पिछले साल से करीब 1800 मीटर पीछे चल रहे हैं जहाँ तक ड्रिलिंग का प्रश्न है। पिछले माह से भी हम 1000 से पीछे चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है। और अगर ये ट्रेंड सेट हो गया अगले 2 महीनों के लिए, तो निश्चित तौर पे मैं एक्सीलेंट और 1 की बात करता हूँ, कहीं वेरी गुड के लाले भी न पड़ जाए। मगर समय है, समय रहते चेतना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा एक दुर्भाग्य चल रहा है कि हमारी जो डेवलपमेंटल माइनिंग की स्कीम्स हैं वो लगातार, हालांकि इतिहास इस चीज़ का गवाह है, दुर्भाग्य रहा है हमारा कि हम इन स्कीम्स में कभी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। मगर जो भी कर रहे थे इतना बुरा भी नहीं था। अब तो हम वो भी नहीं कर पा रहे। कारण आप जानते हैं कि यूसीआईएल में माइनिंग लीज को लेकर के कुछ समस्याएं आई हैं, और वो अगर सुधर भी गई तो भी मुझे वहाँ पे कोई बहुत अच्छा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। नए काम जिस रेट पे हम, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, आदमी बढ़ते हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो धीरे धीरे करके हम ऑलमोस्ट इस बिज़नेस में बाहर होते चले जा रहे हैं। अभी हमने यूसीआईएल में भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश हमारी जारी है। हमने उसमें टेंडर्स भरे हैं। हमने इसीलिए बहुत ही कम ओवरहेड्स करके उस टेंडर को भरा, जिससे कि कुछ भी करके वो काम मिल जाए और हमारे जो लोग इस कामों में लगे हुए हैं उनको रोजी रोटी मिलती रहे। ना सिर्फ हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज़, मगर ख़ास तौर पे हमारे जो हम पे निर्भर करने वाले जो कैजुअल एम्प्लॉइज़ हैं, पुराने कंटिंजेंट्स हैं, क्योंकि यदि काम बंद होंगे तो उन सब के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वो क्या होता है। उसके अलावा भी हमने माइनिंग के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, इसकी दिशा को बदलने का काम सोचा है कि हम माइनिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की तरफ जाएं, और जिससे कि हम अपने कुछ टेक्निकल मैन पावर को उस तरफ लगा सकें। और दूसरी तरफ इस साल के अंत तक शंगदाग की माइनिंग के काम को अगर सभी तरह की अप्रूवल्स मिल जाती हैं, जिस पे अब तेज़ी से काम चलना शुरू हो गया है, तो शंगदाग की जो बॉक्साइट माइनिंग है उसको अगर यदि हम शुरू कर पाएंगे, तो जो भी स्टाफ हमारा सरप्लस होगा जादूगोटा से, यूसीआईएल के कामों से, तो हमें एक अपने उस स्टाफ को वहाँ पे लगाने की संभावना रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि जैसे 13-14 का वर्ष एक हमारा उपलब्धियों का वर्ष था अभी तक के एमईसीएल के इतिहास में। सेटिस्फैक्शन, मैंने कहा कि एक संतुष्टि का वर्ष था, हालांकि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। उसी प्रकार से 14-15 का वर्ष संभावनाओं का वर्ष, मगर इन संभावनाओं को हमें गोल में परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आज जो संभावनाएं हमारे दरवाजे पे आके दस्तक दे रही हैं, हम समय पे दरवाज़ा ना खोलें और वो किसी और दरवाजे पे चली जाएं। इन शब्दों को आप बड़ी गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि एक संभावना खुली है जो अभी नया अमेंडमेंट आया है माइनिंग बिल में, MMDR 2015 का राष्ट्रपति जी ने अभी एक अध्यादेश पारित किया है कुछ दिन पहले।
उससे अपार संभावनाएं माइनिंग के क्षेत्र में, न सिर्फ MECL के लिए मगर माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के लिए खुल जाती। MECL के लिए विशेष तौर पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि सरकार ने यह तय किया कि सबसे पहले तो जो नोटिफाइड मिनरल्स हैं उनका कोई भी पट्टा, कोई भी लीज बिना ऑक्शन के ना की जाए। आप सब अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, धीरे धीरे करके देश को इस चीज़ की अहमियत का पता चला कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे हम काम करते हैं, मिनरल भी एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति की देन है, मैं और आप पैदा नहीं कर सकते। हम चाहकर यहाँ सोना मिल जाए हम नहीं कर सकते, कहीं और लोहा मिल जाए हम नहीं कर सकते, जहाँ है वो नेचर ने दिया है, उसका वरदान है। इसका जो भी दोहन हो वो तरीके से हो, इसका जो बंटवारा हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और ये जो देश की संपदा है इसकी सही कीमत मिले देश को, जिससे कि वो जो पैसा आए वो देशवासियों के और देश के हित में खर्च हो। ये कुछ बिजनेस घरानों के पास कम कीमत में ना पहुंचे। ये भी एक समझने का दौर है। मैं ये नहीं कहता कि पहले जो था वो खराब कर रहे थे, जो अब करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जो आगे आने वाले समय में हो सकता है पता चलेगा कि शायद ये भी, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसी का नाम डेवलपमेंट है। हर क्षण एक आदमी पहले से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। आप पिछले कल से आज शायद कुछ एक्सपीरियंस के बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। तो इसी प्रकार ये एक कदम है। और MECL जो कि एक अपने आप में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी देश में नीतियाँ बदलती हैं, हमारा सबसे पहला ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस बदलते हुए समय के साथ खुद भी बदलें और उन संभावनाओं का हम फायदा उठाएं। जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, जो परिवार समय के बदलाव के साथ अपने को नहीं बदलते, वो दौड़ में पीछे रह जाते हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो MMDR एक्ट के तहत ऑक्शन की बात हुई है, ये 2 सिंपल सेंटेंसेस में मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आप सब लोग समझें इस बात को। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर भी समझते होंगे कि जब ये ऑक्शन होना है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी हो जाएगी कि कितना रिज़र्व है यहाँ, किस ग्रेड का रिज़र्व है यहाँ, जिस काम को MECL बखूबी करना जानता है। हमारा यही मुख्य कार्य आज तक रहा है और ये हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन नॉन कोल सेक्टर में नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं है, सरकार का ये अध्यादेश है, आदेश है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक संभावना बनती है कि हमें छोड़ के अभी लोग कहीं और जा नहीं सकते। उसके लिए हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जो भी कर रहे हैं आज, इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत नहीं। मुझसे पूछा कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लें बाहर से, आदमी उसे मुझे दुगना करने की ज़रूरत है। ठीक है, बीच में उसका टाइमिंग जो है ना कम हो गया। हम नॉन कोल सेक्टर के लिए जो कोल में हम जो कार्य करते हैं उसको बिना छेड़े अगर एक हम पैरेलल MECL क्रिएट कर लें अपने ही अंदर, तो मैं समझता ये हमें आने वाले 2-4 वर्षों में नॉन कोल सेक्टर से मिलती रहेगी। उसमें केंद्र सरकार भी आपको
जो आज काम करीब 10 करोड़ के आसपास का देती। ये भी एक पिछला वर्ष बहुत अच्छा साइन रहा कि हम इसके लिए तैयार कर पाए अपने को। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि हम 10 करोड़ का काम भी पूरा नहीं कर पाते थे। पिछले 10 सालों का एवरेज करीब करीब 6-7 करोड़ तक ही सीमित था। इस बार आप अभी तक जनवरी के महीने में करीब करीब 15 करोड़ का काम कर चुके। और पैसा चूंकि कम पड़ गया तो 28 साल पहले कुछ MEF फंड की रचना हुई थी। 28-30 करोड़ इस पीछे जो बिल्डिंग है इसमें पड़े हुए हैं आपके, ये खर्च नहीं हो रहा था। पहली बार हमें ज़रूरत पड़ी और हमने इस फंड को भी यूज़ करना शुरू किया जिससे कि ये स्कीम्स चलती रहें। तो भारत सरकार को थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि जो ये हमारे काम को इतना ढीला करते थे, अब इस बार डबल तो अभी कर लिया, 2 महीने बाकी हैं, कुछ और भी कर देंगे। तो मैं अपनी पुरानी बात पे आता हूँ कि हमें ये जो दुगना करना है, क्या क्या चीज़ें दुगनी करनी है। हमें कुछ आयरन में, बॉक्साइट में, बाकी हार्ड रॉक के जो बेस मेटल्स के एक्सप्लोरेशन के काम हैं, इसमें आज हमारी स्पीड बहुत कम, खास तौर पे आयरन। नई मशीनें लानी है, ये जोशी जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की कि ऐसी मशीनों का चुनाव करें जो कि आज के इस हमारी कमी को दूर कर सकें। हम 1 से 2 मीटर प्रतिदिन की प्रोग्रेस दे पाते हैं। हमने एक काम आउटसोर्सिंग पे कराया, वहाँ 40 मीटर प्रतिदिन की हमने उसी रॉक फॉर्मेशन में हमने प्रोग्रेस देखी। तो पहले हम सोचते थे कि शायद जो हम ही अच्छे हैं, इसमें ऐसा ही होता होगा, मगर अब हमें पता चला कि संभावनाएं हैं, हम बदलेंगे। आयरन में प्रोग्रेस हमें बहुत बढ़ानी है और आयरन का बहुत काम आने वाला है। और इसका भी एक आपको प्रीकर्सर या इसका भी एक आपको छोटा मॉडल इस बार करने के लिए मिल गया, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारे सहयोगी हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं, उनको भी ये मनोबल उनका भी बढ़ेगा कि जो आगे आने वाला काम है। हमने कर्नाटक गवर्नमेंट का काम किया, पहला कॉन्ट्रैक्ट हम सक्सेसफुली समय से ख़त्म कर चुके हैं। ये किसी काम को करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी काम को सही कीमत पे और सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने उनकी 6 माइंस का काम सही समय पे किया, इसके लिए मैं एक्सप्लोरेशन की टीम को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने रातों दिन, मैं समझता हूँ रात के 8-9 बजे तक बैठ के हमारे कुछ अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स को बनाया, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आगे भी काम करते चले जाएं, क्योंकि इसको देखकर कर्नाटक गवर्नमेंट ने पहले 6 माइंस का काम दिया था, अब 9 माइंस का काम और दिया है। और जिसको कि जिस तरीके से कार्य चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि समय से होगा। और इस कार्य की कीमत करीब करीब 57 करोड़ के आसपास है, जिसमें से इसी वित्तीय वर्ष में आप करीब करीब 50 का काम कर लेंगे और बाकी जो बचा होगा वो अगले वर्ष में करेंगे। इस MMTR एक्ट में इसी तरह के काम आपको और भी स्टेट गवर्नमेंट्स दे सकती है। और अब आप अपने को तैयार कर चुके हैं, आप एक स्टेट का काम कर चुके हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए पुरानी मशीनों के साथ काम करके भी हमने इन टारगेट्स को अचीव किया। तो मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि आप इन हार्ड रॉक के मिनरल्स के लिए बढ़िया से बढ़िया मशीनें खरीदें, पैसों की चिंता ना करें और बढ़िया काम उससे करके दिखाएं। तो मशीनों को हमने बढ़ाना है, संख्या में नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी में बढ़ाएंगे। अगर 2 की जगह हम 20 मीटर भी कर लेंगे तो 10 गुना कैपेसिटी बढ़ेगी और ये जो नया काम है इसको हम कर पाएंगे। हमें लेबोरेटरी को ऑलमोस्ट डबल करने की ज़रूरत है, जिस दिशा में थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, मगर गति में तेजी लाने की आवश्यकता है। IT सेंटर को हमें बढ़ाना है, हमें स्टेट्स में अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी काम जो इसका अगला चरण होगा
जो कि मैं समझता हूं कि अगर हम उसके लिए तैयार होते तो आज वो काम भी हम पकड़ सकते थे। जब ऑक्शन होगा तो सिर्फ रिजर्व और रिसोर्स तक बात नहीं रहेगी, बात उसके आगे जाएगी। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सी स्टेट्स आपसे चाहेंगी कि आप इस ऑक्शन के काम में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो। सिर्फ आप एक जीआर देकर अपने काम को ख़त्म ना करें, आप जीआर से आगे जाएं। जीआर से पहला अगला कदम होगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट या डीपीआर की रिपोर्ट को बनाना। सौभाग्य से हमें CMPDIL के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, आजकल उनका सहयोग मिल गया है, वो एज ए कंसल्टेंट हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी बनाई हुई एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या डीपीआर ज़रूर देखेंगे। और चूँकि मैंने उनसे यही कहा है कि आपको जो चाहिए आप लीजिए, जो चाहिए वो करिए, परंतु इस काम को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे, क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो पहला दूसरा कार्य आपका एक R&D का काम होता है। कुछ नई दवाई भी निकलती है तो उसे देखना पड़ता है कि ये कितनी सफल है कि नहीं है। तो उस तरह जो हमने पहले काम किए हुए, तो हमने 4 प्रोजेक्ट्स को छांटा है अपनी पुरानी GR में से, और उसके ऊपर अब वो DPR बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। और उसके बाद जब हम DPR तक पहुंचेंगे तो टेंडर स्पेसिफिकेशंस में भी हमारा योगदान सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के कामों में बढ़ जाएगा। यदि हम वहां तक पहुंचेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि MECL देश में मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक ऐसी संस्था बन जाएगी जिसका कि कोई दूसरा मुकाबला करने लायक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। और हो सकता है कि आज से 3 या 4 साल बाद आपसे सरकार ये कहे कि आप ये जितनी भी मिनरल रिच स्टेट्स हैं, इनकी राजधानियों में MECL के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएं, जिससे कि हर स्टेट को MECL की एक्सपर्टीज का फायदा मिल सके। आप नागपुर में बैठ के उतना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक्सप्लोरेशन तो सब जगह जाके करते ही हैं, मगर ये GR, DPR और जो भी आपके टेंडर स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको बनाने के लिए एक छोटे छोटे कंसल्टेंसी के न्यूक्लियस यहाँ पे हम बनाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गुना विकास की संभावना यहाँ से निकलती है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने आज से शायद 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 2012 में आपके सामने अपनी भावनाएं रखी थी कि मैं चाहता हूं कि MECL के लोग बहुत मेहनत से काम करते रहें, परंतु ये किसी वजह से जिस तरह कुछ दौड़ में पीछे रह गए हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग, वो गैप पूरा किया जाए। और मैं बहुत संतोष के साथ आज आपसे कहता हूं कि इस नए पर्क्स एंड अलाउंसेस के अप्लाई होने के बाद आज MECL के अधिकारी, कर्मचारी किसी भी शेड्यूल बी कंपनी से आंख में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि हम में और तुम में कोई कमी नहीं है। हम शायद कुछ जगहों पे अब उनसे अच्छे भी होंगे, और इसके आगे का कदम हमारा तभी हम इससे आगे जा पाएंगे जब हम इस कंपनी को शेड्यूल ए की तरफ ले जाएं। मुझसे जब हम पिछले साल मिनी रत्ना हुए तो बहुत से लोग ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते थे मिनी रत्ना का क्या फायदा। मैंने, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, उस वक़्त जो भी कानूनी दृष्टि से उसका फायदा था या नहीं था वो आप लोगों के सामने रखा, परंतु
इससे आपको, लोग ये पूछते थे हमें क्या मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जो अभी इस जनवरी माह में जो भी वेतन भत्तों में जो बढ़ोतरी हो पा रही है, इसमें इसी मिनी रत्ना का प्रभाव है। और जिस प्रकार इस प्रभाव को आपने देखा है, शायद शेड्यूल ए का प्रभाव इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है उन लाभों को ना देख पाएँ, ना भोग पाएँ, मगर मैं समझता हूँ कि हर बड़े का अपने परिवार में ये एक दायित्व होता है कि वो कुछ ऐसे पेड़ लगा कर जाए जिससे उसके आगे आने वाली संतानें, उसके वंशज उसका लाभ उठाते रहें और उसका सुख पाते रहें और वो परिवार की वृद्धि में सहायक हो। उसका भी एक सेटिस्फैक्शन और एक अलग मज़ा रहता है। जो लोग इस काम को करते हैं, शायद उनको जो सुख मिलता है वो उस फलों को खाने वाले से और उसे भोगने वाले से ज़्यादा मिलता है। और इसी क्रम में मैं इसीलिए MECL के 42 साल के इतिहास में अपने उन सभी पूर्वजों को विशेष तौर पे आज नमन करता हूँ। मैं अपने उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को याद करता हूँ जिन्होंने इस कंपनी को आगे चलाते रहने में, खास तौर पे इसके बुरे दिनों में डटकर मुकाबला किया और हमारी कंपनी को इस लायक बना पाए कि आज हम जो कर पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं। अगर वो फाउंडेशन नहीं होती तो हम ये भी अचीव नहीं करते। ये मैं उन सभी अपने पुराने लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे आने वाले समय का जो भी हमने अभी चर्चा की है, कार्यकलाप की है, हम एक विज़न 2020 बना रहे हैं। इसको भी इस बोर्ड मीटिंग में हमें अप्रूव कराना है, जिसमें कि ये सारी बातें आएंगी। एक बहुत बड़ा स्वप्न है उसमें, जो कि खास तौर पे यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आमूल चूल परिवर्तित कर देना है। जो भी आपकी वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज हैं, उसकी क्षमता को दुगने से ज़्यादा कर देना है। MECL की टोटल टेक्निकल मैन पावर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो रास्ता आगे चुनना है, उसकी दशा दिशा उसमें निर्धारित की जाएगी। और मोटे मोटे तौर पे हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो निश्चित तौर पे मैं इसके सेलिएंट फीचर्स को अपनी वेबसाइट पे डालने का अपने साथियों से आग्रह करूंगा, जिससे कि आप सभी लोग समझ सकें कि आपकी कंपनी किस दिशा में जा रही है। और इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मैं निश्चित तौर पे यहाँ बैठी हुई अपनी सभी भाभियों से सहयोग की आकांक्षा करता हूँ कि वो अपने पतियों को इतना ज़्यादा MECL के प्रति समर्पित करें कि उनका पूरा का पूरा समय MECL को आगे बढ़ाने में जाए, क्योंकि ये वर्ष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस वर्ष में हम सही दिशा में कदम रख सके, अगर हमने अपनी स्पीड में करीब 10% की भी और बढ़ोतरी की अपने कामों में, मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम्स हमने सोची हैं उसको अभी हमने ग्राउंड पे उतारना है। उसके अभी जो ब्लूप्रिंट है कागज़ पे, इस ब्लूप्रिंट को हमने साकार करना है, इसे साकार होते हुए देखना है। उसके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि हर आदमी को अपनी क्षमता से दुगना देने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं भी आए हैं, मैं उन सब का आह्वान करता हूँ। और अगली बार से मैं आप सब लोगों से ये एक अपील करूँगा कि आपके जो साथी ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने से थोड़ा बच जाते हैं, उनको आप
चिन्हित करिए, उनसे कहिए कि भाई राष्ट्रीय पर्व मनाने नहीं आते हो तो फिर क्या तुम देश के लिए क्या करोगे, उन्हें कहिए अपनी तरफ से और प्रेरित करिए। और ख़ास तौर पे मैंने इसीलिए, हालांकि हमारी बहुत सारी परिवार की जो सदस्य महिलाएं हैं वो आज यहाँ नहीं हैं, परंतु मैं चाहता हूँ ये संदेश उन तक भी पहुँचे कि वो भी आए और अर्धांगिनी अपने पति की पूरी ताकत होती है। यदि उनका सहयोग आप सबको मिलेगा और मेरे संदेश को वो आपसे जब भी कभी और बातें हों घर की तो कहें कि भाई सीएमडी साहब ने पिछली बार ऐसा कहा था, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपसे घर में भी लोग पूछें, तो मुझे लगता ही ज़रूर है कि सोच में एक परिवर्तन आएगा और हम विज़न 2020 को शायद 2020 से पहले प्राप्त करें, 18-19 में प्राप्त करें, तो वो एक फख्र की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।